जी डॉक्टर साहब, इनफैक्ट स्टाफ लेवल का वायदा हो गया है और बड़ा अप्रिशिएट भी किया गया है आईएमएफ डेलीगेशन की जानिब से पाकिस्तान को जो मुख्तलिफ एरियाज में हमने इक़दाम दिए हैं। तो अब आप क्या कहेंगे सर, आगे की जर्नी बड़ी स्मूथ हमें लग रही है या अभी भी चैलेंजेस हैं हमारे लिए बहुत सारे? आईएमएफ अभी तक, और ये मैं आपके प्रोग्राम पे पहली दफा कह रहा हूं, मैंने कहा नहीं है ये बात, रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी स्टांस जो है उसको समझता है इज द राइट स्टांस फॉर पाकिस्तान। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं जी इन्फ्लेशन तो इतनी नीचे आ गई है। एक्चुअली बात यह है कि एक तो इन्फ्लेशन का मेजर है सीपीआई इन्फ्लेशन जो कि हम यूज करते हैं, एक इन्फ्लेशन का मेजर है जो एक्चुअल में यूज होना चाहिए और जिसको आप कहते हैं कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन अभी भी हायर है, स्टिकी है, और आने वाले वक्तों में ऐसे लगता है कि अभी भी इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस जो हैं वो उस तरह डाई डाउन नहीं की हैं। ये एक वजह है कि अभी भी फंड जो है एक रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी जो कि 12% का जो स्टांस है वो रखे हुए है। और ये इसलिए भी है कि हमें जो एक्सटर्नल साइड के इन्फ्लोज हैं उनको भी इंश्योर करना है कि वो चलते रहें। ये एक ओवरऑल इस वक्त तज्जिया है जो मैं आपके सामने रख सकता हूँ प्रोग्राम का। प्रोग्राम में अब जो आगे बढ़ना है आपने जी जी मैं साथ में कुछ चैलेंजेस का भी जिक्र किया है। आईएमएफ जो स्टेटमेंट आई है वहां कहा गया कि अजनास की कीमतों में रद्दबदल भी आने वाले वक्त में, फिर साथ में ये कहा गया कि सख्त आलमी मालियाती हालात, फिर तिजारती पाबंदियां, कुछ मौसमियाती तब्दीली, कहते हैं ये बहुत बड़े चैलेंजेस हैं। तो आपको लगता है कि आने वाले वक्त में ये चैलेंजेस पाकिस्तान की मैशत को कहीं थोड़ा बहुत डिप्रेशन में ले जाने का बायस बन सकते हैं? तो सर्टेनली देखें जी, विद इन दी प्रोग्राम भी चैलेंजेस हैं। एक्सटर्नल को इंश्योर करना जो 20 से 25 अरब डॉलर हर साल चाहिए वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। फिर अगर वाकई कोई आपको अमेरिका की तरफ से लग जाती हैं जिसे आप कहते हैं जो टैरिफ में इश्यूज, वो आपके लिए एक चैलेंज है। फिर रसाई इन टर्म्स ऑफ फंड्स अब्रॉड वो आपके लिए चैलेंज है। ये बात आपकी दुरुस्त है कि ये सब प्रोग्राम के चैलेंजेस हैं। एक्सटर्नल को अगर तेल की कीमत बढ़ जाती है तो पाकिस्तान का एकदम जो एक्सटर्नल सेक्टर है वो डिस्टर्ब हो सकता है, ये चैलेंज है। सो इसीलिए मैं ये समझता हूं कि अब जो अगला चैलेंज है वो सबसे बड़ा ये है कि आपको पता है मई में मेरा ख्याल है कि एक मिशन आएगा पाकिस्तान में और जो ब्रॉड बेस्ड डिस्कशन होगी कि वो जो अगला बजट है वो किस तरह तश्कील देना है आपने, कि क्या आपने इसी तरह के टैक्स निजाम में चलाना है। अगला बजट अगर 14,500 अरब रुपए पे बनना है एफपीआर की कलेक्शन पे, एक मैं मिसाल दे रहा हूं कि अगर इसके करीब कहीं बनता है तो फिर आपने देखना है कि उसमें कैसे पॉलिसी मेजर्स लेने हैं और कौन से पॉलिसी मेजर्स पे रिट्रीव करना है। सो चैलेंजेस तो बड़े हैं प्रोग्राम के। इस प्रोग्राम को पर चलाए बगैर पाकिस्तान के पास इस वक्त कोई चारा नहीं है कि जो एक्सटर्नल नीड्स हैं, जो स्टैंप ऑफ अप्रूवल चाहिए और जो टाइम और स्पेस बाय करना है। 2013 में मैं हैरान करता था पाकिस्तान को, वाहिद प्रोग्राम जो हमने कंप्लीट किया उस वक्त भी क्या हुआ, आपने प्रोग्राम तो कंप्लीट किया पर आप फंडामेंटल काम, एक्सपोर्ट की स्ट्रेंथ बढ़ाना, डीरेगुलेट करना, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाना, पाकिस्तान की प्राइवेटाइजेशन करना, पाकिस्तान के टैरिफ स्ट्रक्चर को ठीक करना, आप ये सब काम नहीं कर पाए। आप कुछ अर्से बाद फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के चैलेंज में आ गए। मैंने तब भी कहा था, मैं अब भी कहता हूं कि प्रूडेंटली जो ममालिक इस्तेमाल करते हैं आईएमएफ की स्पेस को और ये नहीं समझते कि ये आईसीयू की जो डॉक्टर है वो कोई मुल्क की सर्जरी कर देगा, वो मुल्क फिर बार बार, जैसे पाकिस्तान 24वीं बार आईएमएफ के दर पे खड़ा हुआ है और इवन फाइंड्स इट हार्ड टू कंप्लीट द आईएमएफ एंगेजमेंट्स। तो अब ये वक्त और स्पेस को अगर आप बहुत फंडामेंटली ठीक तरह यूज करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि फंड में रहते हुए आपने कीमतें तब्दील की है ना। कीमतों से क्या मतलब, एनर्जी प्राइसेस तब्दील कर दी, सो यू पेड अ प्राइस फॉर गेटिंग इनटू द प्रोग्राम। आपने बहुत बड़ी पॉलिसी प्राइसिंग तब्दील की, एफपीआर यानी कि टैक्सेशन की तब्दील की, आपने रुपए की कदर को कमजोर किया। सो ये सारे प्राइसिंग चेंजेस हैं, बट असल चेंजेस तो एनर्जी सेक्टर का रीसेट है। हम जब भी वो करने के लिए जाते हैं हमें मुश्किल आती है। सो अब असल चैलेंज जो विद इन द प्रोग्राम हमारे पास है कि क्या हम प्रोग्राम को चला सकते हैं ठीक तरह से गोइंग डाउन, क्या हम टैक्सेस का निफाज को आसान बना सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, टैक्सेस के को मसावी बना सकते हैं, इनकी हॉरिजॉन्टल इक्विटी कर सकते हैं, क्या आप वाकई एनर्जी सेक्टर का रीसेट दिखा सकते हैं। मतलब आज तक आप अगर एक सोलर पॉलिसी देकर आप मूव फॉरवर्ड नहीं कर सकते, जबकि मैं एग्री करता हूं कि सोलर पॉलिसी में 27 रुपए को कम करना बनता था, फिर भी गवर्नमेंट जो है फाइंडिंग इट हार्ड टू पुश इट थ्रू, वेयर आई थिंक गवर्नमेंट या अथॉरिटीज जो है वर ऑन द राइट टू डू, और ये सारे दुनिया में हुआ है। सो इससे ये पता चलता
होता है कि यू नीड अ प्रोफेशनल एनर्जी मिनिस्ट्री। सो अगर फंडामेंटल्स नहीं ठीक करेंगे तो फिर 2-2.5 साल बाद आप मुझे इंटरव्यू कर लीजिएगा, मैं तब भी यही कहूंगा कि आपको जो वक्त और स्पेस मिली थी उसको मोस्ट प्रूडेंटली यूज करना है। टाइम रिमेन्स ऑफ द एसेंस, स्टेक्स आर हाई फॉर पाकिस्तान एंड वी मस्ट होल्ड आवर पॉलिसी मेकर्स, अथॉरिटीज रिस्पॉन्सिबल टू डू ऑल दिस वर्क दैट वी आर सेइंग। कुछ काम ऑफ कोर्स वो करने की कोशिश कर रहे हैं एनर्जी में भी, बट क्या वो काम उतने डीप सीटेड रिफॉर्म्स हैं जो मुल्क को तब्दील करें? एक और मैं मिसाल दिया करता हूं कि ये देखें ना, ये जिस तरह का हम डेवलपमेंट प्रोग्राम 5 हुकूमतों में पाकिस्तान में चलाते हैं, फेडरल एंड प्रोविंसेस में, ये एक इनपुट बेस्ड निजाम है। इसको आपको सोचना पड़ेगा कि रिजल्ट बेस्ड मैनेजमेंट इसकी कैसे होगी, ये प्रोजेक्ट निजाम से कैसे निकलेंगे हम। अब जितनी गुफ्तगू मैंने आपसे की है, ये है पाकिस्तान का 2-2.5 साल का एजेंडा, और ये है इंपॉर्टेंट बात कि ये विद इन द प्रोग्राम रहते हुए ही आपने ये सारा काम करना है। तो इसमें 3 चीजें प्रूडेंट रहेंगी। आपने प्राइमरी का सरप्लस रखना है, यानी कि जो आप कमाते हैं और खर्च करते हैं, और डेट को देके बाकी रकम आपको सरप्लस में रहनी चाहिए। नंबर 2, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट पे रहना है, और मैं आज भी समझता हूं कि आपको एक रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस में रहना पड़ेगा, तो फंड का जो प्रोग्राम है वो चलता रहेगा। और आम मैं सादा लोगों की कंजम्पशन के लिए, एक तो डॉक्टर साहब इनफैक्ट वो जो कहा जा रहा है कि शायद बिजली की कीमतें कम होने जा रही हैं, जीएसटी पे तो मानी नहीं IMF का एलिगेशन, अब टैक्स लेवी के अंदर कहा जा रहा है कि थोड़ा सा वहां से रिलीफ आएगा, बट वो भी कोई 1.8 रुपीज का है। साथ अब कार्बन टैक्स लगाने जा रहे हैं, तो आम आदमी के लिए इस प्रोग्राम के तहत मजीद कुछ आजमाइशें आ रही हैं या उनके लिए भी कोई रिलीफ नजर आ रहा है आपको? देखिए, तो मैं हमेशा कहता हूं कि अथॉरिटीज अपने राइट पे हैं व्हेन दे से एक मैक्रो स्टेबिलिटी आ गई है, आपको मैक्रो नंबर्स यही दिखा रहे हैं। बट जो पाकिस्तान का आम या इवन अपर मिडिल इनकम अर्नर है, वहां से लेकर लोअर मिडिल इनकम अर्नर्स तक या लोअर अर्नर्स तक, वो सब सही कह रहे हैं। अगर 78% इन्फ्लेशन पिछले 3 साल में किसी ने देखी है तो उसकी कुव्वत खरीद तो टूट गई है ना इफ्तिखार साहब, इसमें तो कोई दो आरा नहीं हो सकती है। अच्छा, फिर वो ये समझता है कि महंगाई कम हो गई है। देखिए, महंगाई भी नहीं कम हुई। महंगाई जिस तरह से बढ़ रही थी, पिछले साल 24% बढ़ी थी, इस साल 8% बढ़ेगी। चीजें महंगी तो हो रही हैं, पर ये वो अभी भी इसका ब्रंट जो है वो ले रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। पर चूंकि हालात थोड़े संभल गए हैं, जो इसका इनॉर्मस ब्रंट पिछले 2 साल में गुजरा है वैसा जो इस वक्त है नहीं है। कुछ इकोनॉमी, आपको पता है, इसका ब्रंट ये भी ले रही है कि इकोनॉमी को जब आप स्लो करते हैं तो क्या होता है, तो आपकी 1.5% ग्रोथ हुई है पहले 6 माह में, अगर मैं पूरा साल देखूं तो 2.5% ग्रोथ होगी। अगर 2.5% ही ग्रोथ होती है तो मुश्किल से शायद 8-10 लाख नौकरियां भी नहीं निकलेंगी। अगर नौकरियां इतनी कम निकलें और नौकरियों की जरूरत 30 लाख की हो और 8-10 लाख निकले, तो देन यू आर मूविंग मोर टुवर्ड्स अनएम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। सो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। इसका तरीका ही ये है कि हम मैक्रो स्टेबिलिटी में रहें, इन्फ्लेशन लॉन्ग टर्म 5-7% के करीब आ जाए, और अगर इन्फ्लेशन 5-7% के करीब आ जाएगी और आपकी तनख्वाहें जो हैं वो 10-12% पे अगले कई साल बढ़ें, तो फिर आपकी कुव्वत खरीद कुछ रिस्टोर होगी। दूसरा ये है कि हम वो काम करें विच मेक अस गुड फॉर ग्रोथ, और अगर वो काम करेंगे एंड वी बिकम गुड फॉर ग्रोथ, देन आप वाकई जो प्रॉस्पेरिटी है इन टर्म्स ऑफ जॉब क्रिएशन जो है वो कर सकते हैं मुल्क में। आई थिंक ये एक ओवरऑल जायजा है हर आम और खास के लिए पाकिस्तान में, फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान who definitely have contributed, ये जो एडजस्टमेंट्स जिसमें से हम गुजरे हैं, ताकि ये प्रोग्राम IMF के साथ आगे चल सके।